ग्रामर पोर्शन के भी ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेते हैं। और आपको पता है कि पोर्शन बहुत ज़्यादा है, कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए जल्दी जल्दी जो भी टॉपिक बता रहा है पढ़ा रहा है उसको आप सुनो ध्यान से और पढ़ते जाओ। वीडियो क्लिप देखोगे एक बार में पूरा समझ में आ जाएगा क्लियर। ग्रामर में आपका लगभग 10 नंबर का जो MCQ क्वेश्चन आ रहा है वह 10 नंबर का क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से है। ये ग्रामर वाला पोर्शन भी उस पैराग्राफ में ही है, लेकिन आप उस ग्रामर के पोर्शन को जानोगे तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा उस चीज़ को करने में। अब ग्रामर में भी पढ़ना क्या है आपको, लगभग 5, 5, 6, 5, 11 यानी 10 नंबर के आसपास, ये भी हो सकता है 5 अंक का ही हो, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, टेंसेज, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेज एंड द स्पेलिंग। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल कर सकते हो, जैसे स्पेलिंग, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है उस स्पेलिंग को करेक्ट करना होता है, आप खुद कर सकते हो। रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब इधर उधर रहेंगे, आपको उसको रीअरेंज करना है। मतलब मान लो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, तो आपको ऑब्जेक्ट की जगह के सब्जेक्ट को उठा के कहाँ रख देना है, सब्जेक्ट के प्लेस पे। ये आप सिंपली कर सकते हो, जैसे लिखा जाए राम गोइंग टू स्कूल, राम गोइंग टू स्कूल इज, राम गोइंग टू स्कूल इज। अब ये बताओ बेटा, इस सेंटेंस को रीअरेंज करना, तो रीअरेंज हम जानते हैं, रूल हम लोगों ने पढ़ा है, इज के साथ ING फॉर्म दिख रहा है, यानी कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। इसका टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल हमको पता है कि हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर लिखते हैं, फिर मेन वर्ब विद ING लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, क्योंकि जाने का काम जो कर रहा है यानी जिसके द्वारा काम होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन जिसके द्वारा जो काम होता है वो हमारा वर्ब होता है। तो वर्ब पहले आ गया तो वर्ब को हम पहले लिखेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे बाद में ले जाएंगे। इस वर्ब से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, यानी इज, एम, आर में से, और राम सिंगुलर इसने इज दिया है तो हमने इसको पहले लिख दिया। तो डाउट, तो राम इज, अब यहाँ पे वर्ब लिखते हैं, वर्ब गो है, गो के साथ ING फॉर्म है, तो गोइंग टू स्कूल। कोई डाउट? तो ऐसे आप ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो आंसर को। यदि ऐसे ही दे देगा, कहेगा इंट्रोगेटिव में चेंज करो या रीअरेंज करो, तो अब इंट्रोगेटिव में करेगा तो सिंपली कुछ नहीं करना होता है। इंट्रोगेटिव में कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे करो, बाकी जैसे है वैसे लिख डालो, यानी हेल्पिंग वर्ब इज आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कोई डाउट? इसमें हमने कोई चेंजिंग किया, केवल इज को हमने आगे कर लिया। अब यही क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव के लिए कहता तो कहीं वेन, वाई, व्हाट ये सब दिया रहता, फिर हम उसको इज के आगे कर देते, इसके आगे कर देते, इज के आगे। निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने को देता, कभी कभी आपको लिखा ना रीऑर्डरिंग ऑफ या टेंसेज, तो टेंसेज और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में दोनों में बस सिमिलरिटी यही है, एक को टेंस देगा पूरा क्लियर देगा और उसको कहेगा निगेटिव में कन्वर्ट करो, और एक जैसे मान लो आपको इसी को राम इज गोइंग टू स्कूल, इसको कह रहा है निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो, तो निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल एक वर्ड नॉट जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? बट नॉट जोड़ेंगे कहाँ? हेल्पिंग वर्ब के बाद। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, यानी राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। बट इंट्रोगेटिव का अगर निगेटिव वर्ड पूछता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब चूंकि सबसे आगे होता है, तो अब ये नहीं कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लिखो। अब सब्जेक्ट के बाद, यहाँ भी नॉट था बट सब्जेक्ट के बाद था, लेकिन सब्जेक्ट के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब है फिर नॉट है, या हेल्पिंग वर्ब पहले है सब्जेक्ट, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे नॉट, यानी इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो आपको सेंटेंस से सिंपल कन्वर्ट करना आएगा कि इंडिपेंडेंट को कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस को परफेक्ट में, अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, चाहे जैसे भी टेंसेज चेंज करने को आए, सिंपल इज, एम, आर का जगह रिप्लेस होगा, बाकी नेगेटिव कहेगा तो नॉट आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड कहेगा तो वो सबसे आगे आ जाएगा। यानी रूल आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल हम करते हैं कि इज श्याम ईटिंग एन एप्पल। श्याम क्या कर रहा है? एप्पल खा रहा है, लिख रहा है, क्वेश्चन वर्ड है, यानी इज श्याम ईटिंग एन एप्पल। क्या श्याम सेव खा रहा है? क्या श्याम सेव खा रहा है, खा रहा है, क्योंकि इज के साथ ईटिंग है। अब बेटा जब री अरेंज करने को कहता है
तो कुछ वर्ड इसमें कभी कभी मिस्टेक भी होते हैं। जैसे ध्यान से देखो, कभी भी स्टार्टिंग वर्ड को स्मॉल लेटर से नहीं लिखते हैं। लिखते कैसे हैं? कैपिटल लेटर। तो कभी इसी को कह देगा करेक्ट द सेंटेंस। तो करेक्ट द सेंटेंस कहा तो केवल आई को कैपिटल लेटर करेंगे, बाकी सबका सेम का सेम, यानी इज श्याम ईटिंग एन एप्पल। और एक चीज और इसमें मिस्टेक दिया, बेटा क्या दिया है? ये वर्ड कैसा है? क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। आज जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन होना चाहिए, जो साइन नहीं लगाया था। तो जब करेक्ट द सेंटेंस क्या आएगा तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी नाम को स्मॉल लेटर में लिख दिया है, आई को स्मॉल लेटर में जो स्टार्टिंग है वो स्मॉल में है, कैपिटल में, ये ध्यान देना है। कॉमा की जगह कुछ क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड है या नहीं है, ये सब चीजें आप कर लोगे। इस चीजों की हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। स्पेलिंग करेक्ट करने को आएगा, कभी कभी कोई वर्ड दे देगा, सेंटेंस इधर उधर रहेंगे और उसका कहेगा आप स्पेलिंग करेक्ट करो, ठीक है। जैसे हम मान लो यहीं पे लिख रहे हैं ENSTES, अब इसको रीअरेंज करके करेक्ट करना तो क्या बन सकता है? ध्यान से देखो, ENSTES सिंपल क्या करेंगे? TENSES, यानी उसी को रीअरेंज करके, यानी एक ऐसे वर्ड मीनिंग को लिखेंगे जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, मीनिंगलेस ना हो। तो मीनिंग पूर्ण वर्ड आपको बना के उसी स्पेलिंग से लिखना होता है। कितना आप कर लोगे? अब ये कर लोगे तो बेटा आर्टिकल्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ये दोनों चीजों को पढ़ना पड़ेगा। और आर्टिकल्स भी सिंपल आप कर सकते हो, ए एन एंड बी एट ऑन का प्रयोग होता है आर्टिकल्स स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पढ़ने क्या क्या है? नाउन पढ़ने हैं, प्रोनाउन पढ़ने हैं, वर्ब पढ़ने हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंडक्शन। सिंपल पहचान है बेटा, सबकी परिभाषाएं पढ़ेंगे हम लोग तो काफी डिटेल हो जाएगा। अगर मैं इंडक्शन की पहचान में बताऊं तो किसी भी सेंटेंस में आपको ओह, वाओ, अलास, हैप्पी एक्सेट्रा दिखाई दे, यानी कोई ऐसा सेंटेंस दिखाई दे जिसमें एक ऐसा वर्ड दिखाई दे जिससे या तो एक्साइटमेंट का पता चले, उत्साह का पता चले, या तो दुखी होने का पता चले। जैसे ओ हम आ भरते किसी चीज पे, वाओ कब? जब कुछ अच्छा होता है। जैसे वी वॉन द मैच, तो उसके आगे हम वाओ लगाते हैं, वाओ वी वॉन द मैच, बहुत अच्छे हम तो मैच जीत गए। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब ओ एच, वाओ, अलास, हैप्पी एक्सेट्रा वर्ड दिखाई देता है तो आपका इंजेक्शन वर्ड होता है। और उस पर आपको यदि सेंटेंस में पूछता है तो फाइंड द इंजेक्शन वर्ड, तो आप इस पे टिक कर दो, ऑप्शन में रहेगा उस पर टिक कर दो। कंजक्शन मतलब होता है बेटा जोड़ना। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, जैसे एंड, जैसे होता है ना मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग द क्रिकेट। मोहन और सोहन क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एंड वर्ड जो यहाँ मोहन एंड सोहन को जोड़ने का काम कर रहा है, ये होगा कंजक्शन। मतलब जहाँ जुड़ाव का शब्द हो, यानी एंड, आर, फॉर, एट, ऑल्दो एक्सेट्रा, यानी ये वर्ड यदि आपको दिखाई देते हैं, कौन कौन से वर्ड? एंड, आर, फॉर, एट, ऑल्दो, ये सब के सब कंजक्शन वर्ड होते हैं। आप उस पर टिक कर दोगे कंजक्शन जब आप पूछेगा। तो डाउट? अभी सब पे एक एक एग्जांपल में मैं वीडियो क्लिप में डाल दूंगा। प्रीपोजिशन बेटा ये होता है कि जो एडवर्ब होता है या एडजेक्टिव वर्ड होता है या ऑब्जेक्ट होता है तो उसके पहले ये वर्ड लगाया जाता है। जैसे इन, आउट, बिसाइड, यानी प्रीपोजिशन वर्ड की पहचान सिंपल होगी कि इन, आउट, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिलो, अपोजिट, यानी यह वर्ड आपको दिखाई दे तो वहां समझ लेना क्या है बेटा? प्रीपोजिशन। एडजेक्टिव आपको पता होता है, एडजेक्टिव मतलब होता है जिससे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में उसके गुण का पता चले। किसका पता चले? गुण का। तो गुण मतलब बिहेवियर से पता चलेगा, वह गुड है, बेटर है, ठीक है, नॉट बैड है, नॉट गुड है, यानी वेरी स्मार्ट, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये सब वर्ड जब आपको दिखाई देते हैं जिससे आपको पता चला कि इससे हम किसी ऑब्जेक्ट की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं तो हमारा एडजेक्टिव वर्ड होता है, ठीक है। अब बेटा एडवर्ब, वर्ब, प्रोनाउन एंड नाउन, इस पे हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे। अगर यदि हम बात करें नाउन की तो सिंपल नाउन का डिफिनेशन होता है द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का यदि हम नाम पता चल जाए, नाम लिखा मिल जाए तो वह उसका नाउन होता है।
जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो, राम इज ईटिंग दी फूड। राम क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। तो राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन बेटा यही सब्जेक्ट एक नेम है। राम किसी पर्सन का नेम है। लॉर्ड ऑफ हिंदूज, यानी हिंदुओं के देवताओं का भी नाम है राम। तो राम सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे राम इज ईटिंग द फूड, यानी राम भोजन कर रहे हैं। बट वह आपका क्या होगा ग्रामिकल पोर्शन में कि राम इज ईटिंग द फूड। राम नेम है, इसलिए वो क्या होगा? नाउन होगा। द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अब ताजमहल क्या है? ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। बट ताजमहल क्या है? नेम है। क्या है? उस नेम को क्या बोलेंगे? नाउन। कोई डाउट? जैसे गोरखपुर इज वेरी क्लीन सिटी। गोरखपुर क्या है? बहुत साफ स्वच्छ सिटी है। यहाँ गोरखपुर क्या होगा? प्लेस है, बट उसके नाम का पता चला है, इसलिए गोरखपुर यहाँ क्या होगा? नाउन। कोई डाउट? अब प्रोनाउन बात करना, तो प्रोनाउन सिंपल है। ये नाउन के प्लेस पर यूज होता है। किसके प्लेस पर? मतलब यदि कोई नाम है, उस नाम को हटा दिया जाए और उस प्लेस पे कोई वर्ड यूज किया जाए। जैसे राम स्कूल जाता है। स्कूल कौन जा रहा है? राम। बट मैं राम को हटा दूं, मैं कहूँ कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। बट सब्जेक्ट हमारा वह आया और वह में ही वर्ड जो है वह प्रोनाउन होगा, क्योंकि हमने क्या किया? नाउन के प्लेस पर यूज किया। अब नाउन के प्लेस पे जो जो वर्ड आ सकता है, ही आ सकता है, सी आ सकता है, इट आ सकता है, यू आ सकता है, दे आ सकता है, वी आ सकता है। ये सबके वर्ड जितने भी हैं लगभग लगभग सभी के सभी एडजेक्ट क्या है? नाउन है, प्रोनाउन। क्या है? तो प्रोनाउन इज द सिंपल वर्ड विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे तुम हो, मान लो तुम्हारा नाम है शिवांगी है, गीता है, रविता है, सविता है, और तुम्हारा नाम हटा के कोई सी बोल दे तो सी ग्रुप में आती है, क्योंकि जितने भी फीमेल्स होती हैं वो सी ग्रुप में आते हैं, और जो मेल्स होते हैं वो ई ग्रुप में आते हैं। किस ग्रुप में आते हैं? इतना समझ में आ रहा है ना? तो ही, सी एंड इट में जो निर्जीव ऑब्जेक्ट होते हैं हम उसका यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं जनरली, या किसी छोटे कीट मकोड़ों के लिए प्रयोग करते हैं। बाकी यू किसी दूसरे पर्सन के लिए, जैसे तुम है, आप है, उसके लिए यूज करते हैं। दे मतलब बहुत सारे लोग हैं उसके लिए यूज करते हैं। फिर वी मतलब हम। बहुत मार खाओगे, नींद आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और जब ये सब चीजें समझ में आ रहा है बेटा तो काफी इजी है। आर्टिकल्स याद है बेटा? आर्टिकल सिंपल ए एंड दी, तीन वर्ड है। इन तीन वर्डों से पढ़ लेना, बाकी भी वर्ड है लेकिन ये तीन आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए। ए का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई कॉन्सोनेंट वर्ड से यानी कॉन्सोनेंट लेटर से कोई वर्ड बने, ठीक है, और उसके आगे हमको प्रयोग करना तो हम ये करेंगे। जैसे माई फादर इज रीडिंग। अब न्यूज पेपर के आगे आप ये नहीं कर सकते, वहाँ दी लगाते हैं। ये हम इसलिए नहीं यूज कर पाते बेटा क्योंकि उस पेपर के जो पन्ने होते हैं एक से अधिक होते हैं, और एक से अधिक होने के साथ साथ वो पेपर कुछ पॉपुलर भी होते हैं। कुछ पेपर में अधिक पन्नों का समूह होता है। जब दल या समूह को देखा जाए या किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग को देखा जाए या किसी प्रसिद्ध बुक को देखा जाए या ग्रंथ को देखा जाए तो उसके आगे हम दी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जैसे दी इंडियन आर्मी लिख सकते हो आप, दी आर्मी लिख सकते हो, दी पुलिस लिख सकते हो, लेकिन केवल पुलिस लिख पाना या ए पुलिस से संबोधित करना ये अनुचित है, गलत है, सही नहीं। अब एक चीज ध्यान दो, एन का प्रयोग कब करते हो? जब वॉवेल से स्टार्ट हो, यानी कोई वर्ड मीनिंग है, कोई वर्ब है या एडवर्ब है या ऑब्जेक्ट है, जब वॉवेल से है, इससे वॉवेल से। जैसे एग्जांपल दे सकते हो कि सीता इज रीडिंग या सीता इज राइटिंग लेटर, लेकिन लेटर के आगे क्या लिखोगे? ए, एल से स्टार्ट हुआ इसलिए क्या लिखेंगे? ए। लेकिन सीता इज राइटिंग ऐसे, अब ई से स्टार्ट हुआ, अब उसके आगे क्या लगाओगे? एन लगाओगे, क्योंकि वॉवेल से स्टार्टिंग है। तो जब ऑब्जेक्ट आपको वॉवेल से दिखाई दे तो एन यानी वॉवेल कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू, यानी ये 5 लेटर आपको दिखाई दे वॉवेल से स्टार्टअप हो तो वहाँ एन लगाएंगे।
कॉन्सोनेंट है यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी कोई भी एक किस लेटर है तो उसके आगे ए लगाएंगे। कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, कोई हिस्टोरिकल बुक है, कोई पवित्र बुक ग्रंथ है, कोई अखबार है, कोई पवित्र प्लेस है, उसके आगे क्या लगाओगे? कोई दल या समूह है तो भी उसके आगे क्या लगाओगे? कोई डाउट? तो ये आपका लगभग इतना पोर्शन जो है आप इसको पढ़ लेंगे। पहला जो टॉपिक हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं वो देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। अब प्रश्न कैसे एग्जाम में आता है, आपको प्रश्न ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीकेंड, यानी मैं हर सप्ताह में यानी वीकेंड की जो छुट्टी होती है मैं पार्क में टहलने जाता हूँ। बट यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ है वह किया पार्क वर्ड पे। अब इसमें से 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है और एडजेक्टिव है। ये क्या है आपका? नाउन। नाउन कैसे पता चला भी? क्योंकि वहाँ पार्क जो है एक प्लेस यानी जगह का नाम है। वेरी गुड। तो जब किसी प्लेस का, पर्सन का या थिंग का नाम आएगा तो हमेशा क्या कहलाएगा? नाउन। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल है ऑन कोल्ड विंटर डेज। जाहिर सी बात है ठंडियों में क्या होती है? शरद यानी ठंड का मौसम होता है। आई लव टू हैव अ कैप ऑफ हॉट यानी एक गर्म टोपी एंड चॉकलेट, चॉकलेट खाना उसे पसंद है। अब अंडरलाइन किस पे किया हुआ बेटा? कोल्ड पे। कोल्ड क्या है? विंटर की विशेषता बता रहा है, तो क्या होगा? क्या होगा? सबका सही है, वेरी गुड। बस आपको इससे ये पता चल गया कि भैया विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव ही होगा। अब आप किसी का गुण बताओगे कि वो बड़ा पियक्कड़ है तो पियक्कड़ शब्द क्या है? उसकी विशेषता है, वो एडजेक्टिव है ना। ये ज्यादा दोनों बोलते हो, बोलने का थोड़ा फर्क होता है। दूसरा चीज जान लो, यानी एक चीज बेटा केवल ये याद रखना कि कहीं भी विशेषता पता चल जाए, चाहे उसकी अच्छाई या बुराई, वो दोनों वर्ड एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? क्या उसकी बुराई बताओ या तो एडजेक्टिव पहचान जाओगे? और नहीं पहचान पाना तो एग्जाम्पल याद रखना, पियक्कड़ आ गया तो भी एडजेक्टिव, शरीफ आ गया तो भी एडजेक्टिव, सुंदर आ गया तो भी, गुड बैड कुछ भी आता है सब के सब क्या है? आगे कह रहा है, तीसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा हाउ मेनी हॉट डेज डिड योर फ्रेंड ईट स्टरडे। अब किस पे लगाया भैया? ईट पर। और सिंपल वर्ब की पहचान बेटा इतना होता है, अगर उस पे वो मीनिंग लगाया है तो उसको हिंदी में लिखो। ईट मतलब होता है क्या? खाना। क्या होता है? और जब भी नौ पे समाप्त हो, मात्रा पे कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे ईट मतलब खाना, गो मतलब जाना, स्लीप मतलब सोना, रीड मतलब पढ़ना, ठीक, और मेक मतलब बनाना, मेकिंग मतलब बना रहा। तो जब आपको वर्ड 9 पे खत्म हो यानी अंतिम अक्षर हिंदी का क्या हो तो वह सदैव वर्ब होता है, यानी आंख बंद करो, वर्ब पर टिक मार दो। तो वर्ब की सिंपल पहचान, नो बकवास कोई भी नहीं है कुछ खास, केवल इतना जान लेना उस वर्ड की मीनिंग यदि 9 पे समाप्त हो रही है। किस वर्ड पे? 9 से नल पढ़े हो ना? जब उस पे समाप्त होगी तो वह सदैव वर्ब होगा। ठीक, जैसे राइट मतलब लिखना, राइट भी कौन सा वर्ड है? वर्ब है। समझ गए? अब एक चीज ध्यान रखना, हैव यू रीड दिस नॉवेल बिफोर। क्या इस नॉवेल को पहले पढ़ चुके हो? प्रश्न कर रहा है। और जहाँ पे बेटा टाइम दिखाई दे रहा है, बिफोर भी क्या होता है? एक समय होता है ना, वो भूतकाल की बात कर रहा है, पास्ट की, क्योंकि प्रेजेंट में पूछ रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए क्या होगा? एडवर्ब। ठीक है, वो है टेंस एंड आर्टिकल्स पे 2-3 एग्जांपल है, उसको आप देखो पहले। टेंस की यदि हम बात करें तो पहला एग्जांपल आपके पास है कि सी हैज अब डैश किया टू द पार्टी। अब हैज देख के आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? टेंस है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो गो का फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट सेकंड फॉर्म होता है, और गॉन तो आंसर क्या हो जाएगा? गॉन। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। कोई डाउट? दूसरा ध्यान दो, द न्यूज डैश नॉट अपडेटेड टाइमली। यानी न्यूज है जो वो टाइमली अपडेट नहीं होता है।
अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो पता चलेगा कि ये वाक्य, कोई भी न्यूज कब अपडेट करते हैं, वर्तमान में रहकर, प्रेजेंट में रहकर। तो ये सिंपल आप कह सकते हो प्रेजेंट का टेंस है, और प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब दी न्यूज के साथ क्या लगाओगे, भैया लगेगा नहीं, हैव लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं, इज लगेगा। सी इज द राइट आंसर, विदाउट सी इज द राइट आंसर। अभी बहुत पिटाओगे। आगे देखो, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब सिंस मॉर्निंग आ गया। मैंने कहा जिस सेंटेंस में आपको समय दिखाई दे तो सदैव परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा कॉन्टिन्यूअस बनेगा वो आपको इसमें से रीअरेंज करके सब्जेक्ट फिल करना है। कुछ सेंटेंसेज है जो बिल्कुल गलत है, जैसे आई के साथ हैड लग सकता है, हैव लग सकता है, लेकिन हैज नहीं लग सकता है, हटा दो इसको। और यहाँ तक कि सेल के साथ जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो बी नहीं बीन लगता है, यानी वो भी गलत हो गया, विदाउट। अब बचा क्या, हैड बीन, और हेल्पिंग वर्ब के साथ ही बीन आता है, लेकिन इसको हैव हैड दिया है, यानी ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। हो जाएगा आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, यानी मैंने इस किताब को सुबह ही पढ़ लिया है, विदाउट। अब ध्यान दो, आर्टिकल्स की बात करते हैं। आई वॉन्ट टू बाई, यानी मैं खरीदना चाहता हूँ क्या, लैपटॉप। अब लैपटॉप के आगे एक आर्टिकल फिल करना है, ए होगा, एन होगा, दी होगा, नो आर्टिकल, एन तो हो नहीं सकता। अगर ये स्टार्टिंग वर्ड वोवेल से होता, वोवेल का मतलब ए ई आई ओ यू से होता तो हम एन लगाते, अदरवाइज ए लगाते हैं, यानी ए लैपटॉप, एक लैपटॉप खरीदना चाहता है, विदाउट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विदाउट। आगे ध्यान दो, ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 80 मील्स आवर। अब यहाँ आपको दिमाग लगा कि इस क्वेश्चन को बताना है, सही बताने वाले को मिलेगा 2 लीटर का ठंडा फ्रिज, लेकिन एक बार में बताना है, ये नहीं कि ये सही वो सही पूरा सही। क्या हो सकता है, दी एन ए नो आर्टिकल, दी होगा, इनमें से क्या भर सकते हैं, दी पे कितने लोग हाथ उठाओ, सारे के सारे निकम्मे हो तुम लोग। मैंने क्या कहा बेटा, लिखा क्या है, हावर नहीं आवर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आवर। प्रोनाउंसिएशन जब करोगे तो ये चीज द साइलेंट वर्ड, एच क्या है, साबी भी गलत है, एच क्या है, साइलेंट है, आवर यानी ओ से स्टार्टिंग है। 2 लीटर का ठंडा आ रहा है, नहीं उतना बताने के बाद तो कोई भी बताएगा। अब मैं जब बता दिया वो चीज स्टार्टअप है, तो आप 2 लीटर का ठंडा हमें पिलाओगे, जैसे हिंदी वाले पेपर में पिलाते हैं, ये तो बात हुआ है। नहीं पिलाओगे तब हम कहते क्या करेंगे। तो 2 लीटर का ठंडा आप लोग पिला चुके हो, ठीक। यानी यहाँ पे क्या बोला जाएगा, है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, इतना मान के चलो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, विदाउट। तो लास्ट 2 टॉपिक और डिस्कशन कर लेते हैं। पहले रीऑर्डरिंग द सेंटेंस एंड करेक्ट स्पेलिंग। अब स्पेलिंग को करेक्ट करना, यानी 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है, उस पर आपको टिक करना होगा, 3 गलत है। इसमें से वर्ड आपको इधर उधर दिए गए उनको रीअरेंज करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है जो मीनिंगफुल हो और किसी ट्रांसलेशन से रिलेट करता हो। अब यहाँ एक चीज ध्यान दो, हमने पढ़ा क्या, रोज रेड द इन गार्डन माई ब्यूटीफुल आर, ये सेंटेंस तो बना नहीं। अब इसको हम सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा काफी बड़ा बन सकता है, यदि मैं द रेड रोज, यानी दी रेड रोज, चूंकि गुलाब की जो खूबसूरती होती है वो किससे होती है, लाल रंग से, तो द रेड रोज। अभी ये रेड रोज पाया कहाँ जाएगा, इन मतलब में गार्डन में, लेकिन किसके गार्डन में भाई, माई, इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल, यानी जो मेरे बागीचे का गुलाब है वो बहुत सुंदर है। तुम यूं मुस्कुरा कर ना जाओ, गुलाब के कुछ पंखुड़ियां चुराओ, है कि नहीं। यानी मेरे गार्डन का जो गुलाब है वो बहुत खूबसूरत है।